द बिगनिंग आफ्टर द एंड, ये नाम है उस मानवा का जो कि वन ऑफ द बेस्ट मानवास में कंसीडर करी जाती है। एंड बिलीव मी, ये मानवा ऐसी है जो कि सोलो लेवलिंग को भी टक्कर देती है। यकीन नहीं हो रहा? इस वीडियो को पूरा देखोगे तो यकीन हो जाएगा, क्योंकि ये मानवा है इतनी कमाल की। मैंने इस मानवा की स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़ने की सोची थी, लेकिन ये मानवा इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि मैंने पूरी की पूरी मानवा ही पढ़ डाली। एंड आज की वीडियो के अंदर हम इसी मानवा को कवर करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का जो हमारा हीरो है उसका नाम है आर्थर लेविन, लेकिन पिछले जन्म में आर्थर लेविन एक राजा था एंड उसका नाम था किंग ग्रे। एंड किसी वजह से वो मर जाता है। उसको मरने से पहले जो चीज लास्ट में याद थी वो सिर्फ ये है कि वो अपने कमरे के अंदर था एंड किसी वजह से उसको चक्कर आने लगे एंड वो फिर बेहोश हो जाता है एंड वो मर चुका है। वो कैसे मरा वो चीज उसको याद नहीं है। जो चीज उसको याद है वो ये है कि वो अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ था। वो बाहर खड़े होकर पूरी सिटी को देख रहा था एंड उसके बाद उसकी बॉडी उसको भारी लगने लगी एंड वो जाकर बेड पर लेट गया। एंड उसके बाद उसको कुछ भी नहीं पता। वो अपने आप से ही सोचने लग जाता कि क्या उसको किसी ने पॉइजन पिला दिया, क्या किसी ने उसके ऊपर हमला करा है। सोचो ग्रे, बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं। आफ्टर ऑल I was the king। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है, मुझे कभी भी उस फिनोमेना पे बिलीव नहीं हुआ जिसको लोग बोलते थे लाइट एट द एंड ऑफ टनल। एंड उसको एक छोटी सी रोशनी दिखनी स्टार्ट होती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है, कांग्रेचुलेशन सर एंड मैम, एक हेल्दी लड़का है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोबारा जन्म ले चुका है। जन्म लेते ही सबसे पहली चीज वो अपने आप से बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि जो टनल से रोशनी में देख रहा था वो टनल की रोशनी आ रही थी एक वुमेन के? खैर जाने दो। जन्म लेने के बाद वो मिलता है अपने मम्मी एंड पापा से। ये है इस न्यूली बोर्न बच्चे के मम्मी एंड पापा, एलिस एंड रे। एंड ये सारी चीजें उसको एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने हर एक चीज को अपना लिया एंड वो अपनी इस न्यू लाइफ को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड एलिस एंड रे इसका नाम रखते हैं आर्थर एंड इसे प्यार से बुलाते हैं आर्ट। आर्थर के जन्म के बाद कई हफ्ते बीत जाते हैं एंड वो धीरे धीरे हर एक चीज को एक्सेप्ट कर चुका था एंड वो अब धीरे धीरे इस नई दुनिया के बारे में सीखने लग जाता है। वो डिस्कवर करता है कि इस दुनिया के अंदर मैजिक होता है एंड आर्थर की मम्मी भी एक मैजिक यूजर है। वो है एक डेविएंट। डेविएंट जो है एक रेयर टाइप है मैजिक का। अभी के लिए आप इतना मान सकते हो कि वो एक बहुत ही रेयर हीलर है। वह उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर जो कि हर एक चीज को एक्सेप्ट कर चुका था वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। अब वो क्रॉल करना भी सीख चुका था एंड वो इस दुनिया की भाषा को जन्म से ही जान पा रहा था। एंड जब उसके पेरेंट्स किसी काम में बिजी होते थे उस टाइम पर वो किताबें पढ़ता था एंड नॉर्मल बच्चों वाली किताबें नहीं, स्पेशल किताबें जिसके अंदर बताया गया था इस वर्ल्ड के बारे में एंड मैजिक के बारे में। एंड इस बुक से उसे पता चलता है कि जिस कॉन्टिनेंट में उसका जन्म हुआ है उस कॉन्टिनेंट का नाम है डेकाथन। एंड इस डेकाथन कॉन्टिनेंट के अंदर 3 मेजर सिटीज आती हैं। जैसे कि हमारे वर्ल्ड के अंदर एक कॉन्टिनेंट होता है, उसके अंदर कई सारे देश होते हैं, सेम उसी तरीके से इन 3 किंगडम्स का नाम है किंगडम ऑफ एलेनोर, किंगडम ऑफ सैपेन, किंगडम ऑफ डार्व। किंगडम ऑफ एलेनोर के अंदर एल्फ्स रहते हैं, किंगडम ऑफ डार्व के अंदर डार्व लोग रहते हैं एंड किंगडम ऑफ सैपेन के अंदर ह्यूमंस रहते हैं। एंड दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है बीस्ट कैलेट्स। यहाँ पर अलग अलग तरह के बीस्ट रहते हैं यानी कि मॉन्स्टर्स। एंड उसको साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि पिछले वर्ल्ड के मुकाबले ये वाला वर्ल्ड थोड़ा सा कम डेवलप्ड है एंड वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर मैजिक पे डिपेंड करते हैं एंड वो इसलिए टेक्निकल चीजों को देख ही नहीं पाए। एंड इसके बाद वो और किताबों को पढ़ता है, वो और चीजों के बारे में जानता है। उसको पता चलता है कि उसकी पिछली लाइफ के अंदर जैसे पावर की एक फॉर्म थी जिसको बोलते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर उसको माना बोलते हैं। सो इस वर्ल्ड के अंदर जो पावर है वो माना से आती है एंड माना की मदद से ही आप मैजिक को यूज कर सकते हो एंड ये जेनेटिक होती है। रफली माना जाता है कि 100 लोगों में से सिर्फ एक ऐसा बंदा होगा जिसको ये पावर मिलेगी, लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स के पास ये पावर है तो उसके बच्चे के पास भी होगा। माना को कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ऑगमेंटिंग एंड एक कॉन्जूरिंग। अब इन दोनों को समझते हैं। जो ऑगमेंटर्स होते हैं वो माना से अपनी बॉडी को इनहेंस कर लेते हैं जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ, डिफेंस एंड एजिलिटी ये सब चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही कमी है, वो ये है कि इनकी रेंज काफी छोटी होती है। एंड जो कॉन्जूरर्स होते हैं वो अपने शरीर से माना को एमिट करते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर एंड ऐसा करके वो अपने आसपास की चीजों को मूव कर सकते हैं, उनको सराउंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई स्पेल वगैरह कास्ट करना चाहते हैं तो उन्हें खुद की माना कोर के ऊपर आउटसाइड वर्ल्ड से जो माना है उसको फीड करना होगा। एंड क्योंकि कॉन्जूरर अपनी माना कोर से एक माना को एमिट करके आसपास की चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है एंड इसीलिए वो टोटल 6 तरीके के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। वो 6 एलिमेंट्स हैं फायर, वाटर, अर्थ, विंड, लाइटनिंग एंड आइस। एंड इन्हीं के अंदर 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा एडवांस हैं, आइस, लाइटनिंग एंड मेटल। आइस को कंट्रोल करने के लिए आपको वाटर एंड विंड आना चाहिए, लाइटनिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको फायर एंड विंड पता होना चाहिए एंड मेटल के लिए आपको अर्थ एंड फायर इन दोनों पे कंट्रोल होना चाहिए। एंड यही नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि माना कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सो इसके अंदर माना कोर्स के भी अलग अलग लेवल हैं। जो सबसे लो लेवल का है वो है ब्लैक कलर की माना कोर एंड जो सबसे उच्च लेवल की है वो है व्हाइट कलर की। माना कोर का कलर जितना ज्यादा ब्राइट होगा वो उतनी ज्यादा पावरफुल होगी। एंड अभी के लिए इतना समझना काफी है। पर इसके अलावा एक लास्ट टाइप की पावर और है जो कि है बीस्ट विल इंटीग्रेशन। इसके अंदर कोई एक बीस्ट अपनी पावर आपको दे सकता है। ये सबसे इजी वे समझने का। तो आर्थर इन चीजों के बारे में धीरे धीरे जानने लगता है एंड उसको समझ में आ जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर उसको भी मैजिक सीखना होगा एंड वो
अपने आप से ये भी बोलता है कि इस बुक के अकॉर्डिंग मेज का जो फर्स्ट अवेकनिंग होती है ना, वो तब होती है जब वो अपने अर्ली एडोलेंसिस से लेके लेट टीनेज ईयर के अंदर होता है, यानी कि 10-11 साल से लेके 19-20 साल के बीच के अंदर। इस बीच के अंदर ही माना कोर अवेकन होती है। एंड उसके बाद वो ये सोचने लगता है कि क्या मेरे पास भी कोई माना कोर है, क्या मैं भी अवेकन हो सकता हूँ। एंड फिर वो मेडिटेट करना स्टार्ट करता है। वो सेम तरीके से मेडिटेट करता है जिस तरीके से वो प्रीवियस लाइफ के अंदर करता था जब उसको की मैनिफेस्ट करनी थी। एंड जब वो ये करना स्टार्ट करता है तो माना को सच में अवेकन होने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी उसकी मम्मी बीच में आ जाती है। उसकी मम्मी आगे बोलते है क्या तुमने छीछी कर दी। एंड आर्थर अपने आप से बोलता है लगता है कि मैंने ज्यादा तेज से कॉन्सेंट्रेट कर दिया। इसके बाद ऐसे टाइम टू टाइम बीतता जाता है। आर्थर 2 साल का हो जाता है एंड वो पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा था अपनी माना कोर को अवेकन करने की। वो इस पावर को अवेकन करने की प्रैक्टिस डेली करता था। एंड ऐसे ही एक दिन क्या होता है कि उसके पापा एंड मम्मी बाहर होते हैं घर के। रे बाहर प्रैक्टिस कर रहा था एंड एलिस उसको सिर्फ देखने आई थी। लेकिन तभी अचानक से घर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आर्थर की मम्मी पीछे मुड़कर देखती है तो उनका पूरा का पूरा घर तहस नहस हो चुका था। एंड ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि आर्थर घर के अंदर ही था। उस धमाके से रे अपनी वाइफ को बचा रहा होता है, लेकिन उसकी वाइफ यानी कि एलिस चिल्ला रही थी कि आर्थर अंदर है, आर्थर अंदर है। ये सुनकर रे भी अपने घर की तरफ भागता है। एंड जब वो वहां पहुंचता है तो वो कुछ देखकर शॉक हो जाता है। वह अपने घुटने पे बैठ जाता है और बोलता है कि मेरे साथ सच में मजाक हो रहा है। तभी उसकी मम्मी भी पीछे आती है और बोलती है क्या हुआ, क्या गड़बड़ है। एंड उसकी मम्मी भी शॉक हो जाती है। वो देखते हैं कि आर्थर अवेकन हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 साल की उम्र में। फिर उसके कुछ टाइम बाद आर्थर और भी चीजें सीखता है। उसकी मम्मी उसको पढ़ना है, लिखना सिखाती है। उसके पापा उसको फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग बंदा बने। और उसके कुछ टाइम बाद उसके पापा उसको एक वुडन स्वॉर्ड भी गिफ्ट करते हैं। वो आर्थर के साथ वुडन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करते करते अचानक से आर्थर रेज मोड के अंदर चला जाता है एंड फिर बहुत बेहतरीन अटैक करता है। उसका अटैक देख के उसके पापा भी शॉक हो जाते हैं। वो अपने आप से बोलते हैं कि इतने कम उम्र में आर्थर ने ये सब कैसे सीख लिया। पर उसके बाद समय बीतता है, आर्थर और भी ज्यादा सीखता है माना कोर के बारे में। उसको पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर स्ट्रेंथ को नापा जाता है अपने माना कोर के कलर से। सबसे पहले माना कोर का कलर ब्लैक होता है, उसके बाद रेड, ऑरेंज, फिर येलो, फिर सिल्वर एंड सबसे लास्ट में व्हाइट। एंड इसके बीच में शेडिंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल डार्क येलो, सॉलिड येलो एंड लाइट येलो। एंड इस तरीके से माना कोर फर्दर डिवाइडेड है। वेल आर्थर नॉर्मल किड नहीं है, ये उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उसको एक अलग टीचर की जरूरत है। नए टीचर को ढूंढने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सारे सिटी के अंदर जाएंगे। एंड जब वो सारे सिटीज के लिए जाते हैं तो हमें रे के और भी दोस्त देखने को मिलते हैं जो कि उनके साथ ही जाएंगे। ये है एडम रेंस, इसकी स्पेशलिटी है स्पेयर। एंड ये बिग मॉमी जो है इसका नाम है एंजिला रोज एंड इसकी स्पेशलिटी है विंड मैजिक। एंड इस बाहुबली का नाम है डर्डन वॉकर एंड इसकी स्पेशलिटी है अर्थ मैजिक। एंड इसका नाम है जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ एंड इसकी स्पेशलिटी है डुअल डैगर। एंड इन मोहतरमा का नाम है हेलन शेड एंड इनकी स्पेशलिटी है मैजिक आर्चरी। वेल इन सब के साथ आर्थर एंड उसकी फैमिली निकल जाती है सारे सिटी के लिए। वेल ये जो सफर था ये कई हफ्तों का था। इन हफ्तों के अंदर हम देखते हैं कि वो कई बार साथ में लड़ाई करे हैं, कई बार उन्होंने शिकार करा है, साथ में बैठे हैं, खाना पीना खाया है, बहुत मजे करे हैं। पर ऐसे एक बार वो बैठकर साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी एडम बोलता है रे को, मैंने सुना है कि तुम आर्थर के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, क्या मैं चेक करूं। एंड उसके बाद वो आर्थर को पकड़ कर ले जाता है साथ में एक डुएल करने के लिए। यहाँ पर उन दोनों का डुएल स्टार्ट होता है। उसके पापा उसके लिए बहुत ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं। ये देख के आर्थर सीरियस हो जाता है। एंड हम लोगों को पता है कि आर्थर अपने पिछले जन्म के अंदर एक राजा था। उसके पास सारी स्किल्स है जो कि उसको चाहिए। एंड अब उसने माना को भी मैनिफेस्ट कर लिया है जिसकी वजह से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वह इन सबको यूज करके आर्थर भी एडम के ऊपर हमला करता है। कुछ टाइम तक इनकी लड़ाई चलती है। एक पॉइंट पर आकर एडम भी रियलाइज कर लेता है कि आर्थर कोई नॉर्मल बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। आर्थर रियलाइज कर लेता है कि मुझे होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वो आर्थर के ऊपर स्विंग करता है लेकिन आर्थर उसको डॉज कर लेता है। एंड उसके बाद वो बोलता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एंड फिर एडम एंड आर्थर दोनों क्लैश करते हैं जिसकी वजह से दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। एंड उसके बाद एडम रे को बोलता है कि तुमने इसको किस तरीके की ट्रेनिंग दी है, इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतना बड़ा मोस्टर कैसे क्रिएट कर दिया तुमने। एंड रे बोलता है मैंने तो नहीं सिखाया ये उसको। एंड आर्थर बोलता है ये सब तो मैंने पापा को देखकर एंड किताबों को पढ़कर सीखा है। फिर उसके बाद दोबारा से इनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वो एक साथ कई जगहों पर जाते हैं, साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हर एक चीज साथ में करते हैं। एंड इसी दौरान जास्मिन एंड आर्थर भी काइंड ऑफ अ फ्रेंड बन जाते हैं। एंड इस दौरान आर्थर का बर्थडे भी आता है, हर कोई उसको गिफ्ट वगैरह भी देता है। लेकिन उसका सबसे प्रीशियस गिफ्ट तो यही है, ये सारे लोग इसके साथ हैं। एंड ऐसे ही उसकी जर्नी चल रही होती है। लेकिन सडनली वो रियलाइज करते हैं कि उनको चारों तरफ से घेर लिया है डाकुओं ने। हम देखते हैं कि बैंडिट्स ने आर्थर को एंड बाकी सबको चारों तरफ से घेर लिया है। एंड उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर हमला भी कर दिया है। एंड इधर से काउंटर अटैक भी वो कर रहे हैं। एंड इसी अटैक एंड काउंटर अटैक की वजह से एक छोटी सी वार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो बैंडिट्स थे वो काफी ज्यादा अमाउंट में थे, इसलिए बैंडिट्स जो है आर्थर एंड बाकी सबके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि रे को एक बैंडिट मारता है जिससे कि वो एलिस यानी कि आर्थर की मम्मी के पास आकर गिरता है।
है। आर्थर बोलता है एलिस को कि आप इसको ठीक करो, पापा को ठीक करो, लेकिन एलिस बोलती है कि मैं उनको ठीक नहीं कर सकती। रे भी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वो सोच रहा था कि जब मम्मी हीलर है तो वो पापा को ठीक क्यों नहीं कर रही है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि अगर उसकी मम्मी ने अपनी मैजिक को यूज करा तो वो बैंडिट सब कुछ छोड़ के उसकी मम्मी के पीछे ही पड़ जाएंगे एंड उसकी मम्मी के ऊपर अटैक करेंगे। ये सुनकर आर्थर बोलता है कि मैं भी लड़ाई कर सकता हूँ, मैं अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। एंड ये सुनकर रे बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन इस टाइम मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करो एंड उस बच्चे को भी जो कि तुम्हारी मम्मी के पेट में है। एंड उस टाइम पर आर्थर रियलाइज करता है कि उसकी मम्मी प्रेग्नेंट है एंड इसीलिए वो अपना हीलिंग मैजिक को यूज कर किसी को रिस्क में नहीं डालना चाहती एंड इसलिए रे उसको बोल रहा है कि फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करो बस। लेकिन उसी टाइम पे एलिस जो है वो रे को हील करने लगती है एंड बैंडिट्स उसे देख लेते हैं एंड बैंडिट्स आते हैं एलिस के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी आर्थर उनसे लड़ने चला जाता है। आर्थर के पास वुडन स्वॉर्ड थी, लेकिन जो बैंडिट्स है उनके पास असली के हथियार है एंड इसीलिए उसकी जो स्वॉर्ड थी वो भी टूट जाती है एंड बैंडिट्स से बचने के लिए वो अपनी मम्मी को पकड़ कर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी बैंडिट जो होते हैं वो बहुत बड़ा लेवल का अटैक आर्थर के ऊपर करते हैं एंड आर्थर अपनी मम्मी को बचाने के लिए अपनी मम्मी को पुश करता है एंड उस पूरे अटैक को एक छोटे से स्क्रैच के साथ ही खत्म कर देता है। फिर उसके बाद आर्थर जो बैंडिट्स के मेन लीडर था ना उसको टारगेट बनाता है एंड वो उस बैंडिट्स के लीडर को पकड़कर माउंटेन से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते समय आर्थर की आंखों के अंदर आंसू थे, वो हर एक वो पल याद कर रहा था जो उसने अपने दोस्तों के साथ बिताए हैं। वो ये भी बोलता है कि मैं हमेशा से एक बड़ा भाई बनना चाहता था एंड फिर वो अपने पास्ट लाइफ को याद करने लग जाता है जिसके अंदर वो एक राजा था। वो बोलता है कि मेरे पास बहुत पावर थी, मेरे पास बहुत फेम था, लेकिन जो मेरे पास नहीं था वो थे मेरे दोस्त। मैं पिछले जन्म में राजा जरूर था, लेकिन मैं काफी अकेला रहता था एंड मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ अपने दोस्तों के साथ उस मोमेंट को दोबारा जीने के लिए। लेकिन इस पॉइंट पर आर्थर पहाड़ से नीचे गिर रहा था। उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि आर्थर को धीरे से होश आता है, वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ एंड वो फिर सामने देखता है उस बैंडेज को जो उसके साथ गिरा था एंड वो मरा हुआ था। वो उसको देखता है एंड सोचता है कि ये मर गया लेकिन मैं कैसे जिंदा हूँ एंड तभी वो जमीन पर गिर जाता है। वो ऊपर से गिरने की वजह से काफी ज्यादा थक गया था, उसके आसपास कुछ चीजें पड़ी थी, उसने उसको उठाया एंड खा गया एंड वहीं पर सो गया एंड उसके बाद जब वो उठता है तो वो अपने आप से पूछने लग जाता है कि मैं कितने टाइम से यहाँ पर हूँ, मुझे सोते हुए एंड यहाँ पर गिरे हुए कितना टाइम हो चुका है एंड मैं इस टाइम पर कहाँ पर हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फिर भी आगे तो बढ़ना होगा ही। एंड तभी सडनली उसको किसी की आवाज सुनाई देती है, वो आवाज बोलती है सो तुम जाग चुके हो एंड ये आवाज सुन के आर्थर शॉक हो जाता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। आर्थर को लगता है कि ये कोई भूत है, लेकिन तभी आवाज बोलती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि भूत है तो ये भूत नहीं है। एंड फिर आर्थर उससे 2 क्वेश्चन पूछता है कि तुम कौन हो एंड क्या तुमने मुझे बचाया है। तो उसके सेकंड क्वेश्चन का जवाब देती है वो आवाज एंड वो बोलती है कि हाँ मैंने ही तुम्हें बचाया है एंड अगर तुम्हें अपने पहले क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो तुम्हें आकर मुझसे मिलना होगा। एंड फिर आर्थर उसको बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा एंड फिर वो आवाज बोलती है कि तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से दोबारा मिला सकती है। एंड उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को याद करने लग जाता है कि उसके पेरेंट्स क्या सेफ होंगे, क्या वो सारे सिटीज तक पहुंच गए एंड उसकी मम्मी तो प्रेग्नेंट थी, क्या वो भी अब ठीक है। एंड आर्थर को इतनी फिक्र हो रही थी अपने पेरेंट्स की एंड वो डिसाइड करता है कि उसको उस वॉइस के पास जाना ही होगा क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। वेल उसके बाद वो उस आवाज का पीछा करना स्टार्ट करता है। वो आवाज के साथ कन्वर्सेशन कर रहा था, बार बार उससे कोई ना कोई सवाल पूछे जा रहा था एंड वो आवाज उसको डायरेक्शन दे रही थी कि किस तरीके से वो उसके पास तक पहुंच सकता है। एंड उस वॉइस का पीछा करते करते चलते 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 आखिर शाम हो जाती है एंड वो फाइनली उस वॉइस तक पहुंच जाता है। आर्थर को वहां पर एक गुफा दिखती है, वो उस गुफा के अंदर जाता है एंड गुफा के अंदर जाते समय वो नीचे गिर जाता है। वो जब गिर के खड़ा होता है तो वो सामने देखता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां पर है और उस मॉन्स्टर को देखकर आर्थर एकदम से डर जाता है। वो मॉन्स्टर उससे बोलता है डरने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर एक डायमेंशनल रिफ्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसकी वजह से तुम अपने पेरेंट्स से मिल पाओगे एंड ये डायमेंशनल रिफ्ट क्रिएट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड तब तक तुम यहाँ पर बहुत स्पेशल तरह के पेड़ पौधे उन्हें खा सकते हो जिससे कि तुम्हें हील होने में मदद मिलेगी। फिर उसके बाद आर्थर एंड वो मॉन्स्टर दोस्त बन जाते हैं। आर्थर वो फ्रूट वगैरह खाता है जिससे कि वो हील हो जाता है कंप्लीटली, जितनी भी चोट उसको लगी थी वो सब ठीक हो जाएंगी। आर्थर उस मॉन्स्टर को बोलता है कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं, तुम्हारा नाम क्या है। वो मॉन्स्टर उसे बताते हैं कि उसका नाम है सिल्विया। फिर उसके बाद आर्थर एंड वो मॉन्स्टर बहुत सारा टाइम एक साथ बिताते हैं। इस टाइम पर आर्थर कई क्वेश्चन पूछता है उस मॉन्स्टर से और वो मॉन्स्टर यानी कि सिल्विया उसको काफी आंसर देती है। यही नहीं और भी कई सारी चीजें जिनके बारे में आर्थर को नहीं पता था, कई टेक्निक्स एंड कई मैजिक की चीजें, उन सारी चीजों को एंड ये सारी बातें सिल्विया आर्थर को सिखाती है। एंड इतना टाइम एक साथ बिताने के बाद आर्थर रियलाइज करता है कि सिल्विया दिखने में जितनी भयंकर है, जितनी बड़ी मॉन्स्टरस है ना, एक्चुअली में वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अंदर से उसका दिल काफी ज्यादा साफ है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि वो बहुत क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। ये जगह कहाँ पर है, तुम यहाँ अकेले रहती हो क्या, तुम कहाँ से आई हो, ये तुम्हें चोट कैसे लगी, तुमने मुझे क्यों बचाया एंड उस बंदे को क्यों नहीं बचाया। एंड इतने सारे क्वेश्चन की वजह से सिल्विया का भी दिमाग हिल जाता है। वो उसके काफी क्वेश्चन का जवाब देती है एंड काफी को इग्नोर कर देती है। सिल्विया उसको बताती है कि ये जगह के बारे में किसी और को नहीं पता है, तुम पहले बंदे हो मेरे अलावा जो यहाँ पर आ पाया है।
एंड जो तुमने पूछा इस चोट के बारे में, तो मेरे जो दुश्मन है मेरे से एक बहुत कीमती चीज लेना चाहते हैं। एंड मेरी लास्ट बैटल के अंदर ये चोट मुझे लगी थी। एंड वो ये भी बताते हैं कि उसने आर्थर को इसलिए बचाया क्योंकि आर्थर काफी ज्यादा ब्रेव था। उसने अपनी मम्मी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। एंड ये देखकर सिल्विया को काफी अच्छा लगा, इसलिए उसने आर्थर को बचाया। एंड इसके बाद सिल्विया आर्थर को ये भी बताती है कि उसके जो पेरेंट्स है वो ठीक है। एंड इस दौरान जो हमारा आर्थर था वो नई नई टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा था। एंड सिल्विया भी उसको काफी ट्रेनिंग देती है। वो काफी टाइम तक एक साथ रहते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आर्थर सिल्विया की तरफ देखता है एंड सिल्विया वहां जमीन पर गिर जाती है। सिल्विया को जो चोट लगी हुई थी उस चोट से वो काफी ज्यादा ब्लीड कर रही थी। एंड उसी टाइम जो डायमेंशनल रिफ्ट था वो भी ओपन हो जाता है। एंड उसके बाद आर्थर को ये समझ में आता है कि सिल्विया ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है ताकि वो डायमेंशनल रिफ्ट क्रिएट कर सके आर्थर के लिए, ताकि आर्थर अपने पेरेंट्स से मिल पाए। एंड ये सब देख के आर्थर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो रोने लगता है। वो अपने आप पे ब्लेम डालता है कि ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। सिल्विया की डेथ हो रही है सिर्फ उसकी वजह से। सिल्विया भी उठ के उसको समझाने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन आर्थर फिर भी नहीं मान रहा था और वो रोए जा रहा था। आर्थर बोलता है मैं अपने आप को कैसे ब्लेम ना करूं जब बेसिकली तुम मेरे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हो ताकि मैं अपनी फैमिली से मिल सकूं। बताओ सिल्विया। सिल्विया ये बात सुनकर बोलती है मेरा नाम इस फॉर्म के साथ सूट नहीं कर रहा। उसके बाद सिल्विया अपने असली रूप में आती है। वो एक ड्रैगन की फॉर्म में आती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। आर्थर बोलता है सिल्विया तुम एक ड्रैगन हो। सिल्विया बोलती है हाँ मैं एक ड्रैगन हूँ, लेकिन अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मैं इस फॉर्म में आ चुकी हूँ। मुझे अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आना पड़ा ताकि मैं इस पोर्टल का काम को कंप्लीट कर सकूं, पर अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि वो आने वाले होंगे। तभी आर्थर बोलता है वो कौन आने वाला है। तभी पोर्टल स्टार्ट हो जाता है जिस पोर्टल से आर्थर घर जा सकता है। फिर सिल्विया उसको बोलती है सुनो मेरी बात आर्ट, एक दूसरे से दूर जाने से पहले मैं कुछ चीजें तुम्हें कहना चाहती हूँ। उसके बाद सिल्विया आर्थर को एक चीज देती है एंड वो अपना एक पंख निकाल कर भी आर्थर को देती है। एंड ये दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे स्टोरी के अंदर। ये वो दोनों चीजें उसको देती है एंड वो बोलती है मेरे लिए सिर्फ एक चीज को और सहन कर लेना। तभी सिल्विया आर्थर के ऊपर कोई मैजिक करती है जिसकी वजह से आर्थर को बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो पेन सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है। सिल्विया आर्थर को बोलती है तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा जब असली टाइम आएगा, लेकिन तब तक के लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ रहना है एंड स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं पोर्टल खोल रही हूँ, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तुम्हें फटाफट से अपने घर जाना होगा। मैं तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे घर तो नहीं भेज सकती, लेकिन तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगी जहाँ से तुम इंसानों के पास जा सकते हो। लेकिन तभी गुफा के अंदर जोर से आवाज आने लगती है, सब कुछ टूट के नीचे गिरने लगता है एंड तभी वहां पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है। लेडी सिल्विया जो तुम्हारे पास है वो मेरे हवाले कर दो अभी के अभी। लेकिन तभी सिल्विया आर्थर को उस पोर्टल से उधर भेज देती है एंड वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है आर्थर के लिए। आर्थर उस पोर्टल के थ्रू ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ जाता है एंड वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है अपने आप पे एंड वो रो रहा होता है, वो रिग्रेट कर रहा होता है अपना डिसीजन। उसने सिल्विया के साथ 4 महीने बिताए थे एंड इस 4 महीने के अंदर वो काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। आर्थर एंड सिल्विया का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था एंड इस बॉन्ड के चलते सिल्विया ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो आर्थर को अपने पेरेंट्स से मिलवा सके। लेकिन तभी सडनली हम देखते हैं कि आर्थर को फिर से सिल्विया की आवाज सुनाई देती है। वो बोलता है सिल्विया क्या ये तुम हो? सिल्विया बोलती है हाँ ये मैं ही हूँ। बेसिकली सिल्विया ने जाने से पहले आर्थर के लिए एक मैसेज छोड़ा था, ये मैसेज वही है जो कि अब ये सुन रहा है। सिल्विया उसको बोलते है तुम अभी भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जितना तुम्हें होना चाहिए एंड इसलिए मैं तुम्हें अपनी बीस्ट विल दे रही हूँ। बीस्ट विल मैंने बताया था ना, कोई भी बीस्ट अपनी विल अपनी पावर दे सकता है एक इंसान को। यहाँ पर उसी टेक्निक की बात हो रही है एंड इस बीस्ट विल के चलते आर्थर फ्यूचर के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन इस टाइम पर भी आर्थर काफी ज्यादा सैड महसूस कर रहा था क्योंकि उसने सिल्विया को खो दिया था एंड सिल्विया ने सब कुछ करा उसके लिए। सिल्विया उसको बोलते हैं कि मैं समझ सकती हूँ तुम कैसे महसूस कर रहे हो, सॉरो, एंगर, गिल्ट, ये सब कुछ तुम महसूस कर रहे हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास एक फैमिली भी है एंड तुम्हारे पास एक पर्पस भी है। मेरी आखिरी विश यही है कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो एंड एक ऐसे इंसान बनो जो कि अपने पेरेंट्स को एंड मुझे, हम दोनों को गर्व महसूस करवाए। एंड उसके बाद सिल्विया उसको ये भी बोलती है कि जब तुम्हारी मानाकोर का कलर व्हाइट स्टेज को पार कर लेगा तो उसके बाद तुम मेरी आवाज दोबारा सुनोगे एंड उस टाइम पर मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। सो तब तक के लिए फेयरवेल किंग ग्रे। हाँ, सिल्विया को शुरू से ही पता था कि ये एक्चुअली में किंग ग्रे है। आर्थर की पास्ट लाइफ के बारे में भी सिल्विया को पता था। जब ये सीन मैं पढ़ रहा था उस टाइम पर मैं भी शॉक हो गया था कि कब से ये पता था उसको। एंड ये सब जानने के बाद आर्थर भी सोच रहा होता है कि सिल्विया को ये चीजें कब से पता थी, उसको कब से पता था, उनको कैसे पता चला। एंड इन सब चीजों का जवाब सिल्विया ही दे सकती है एंड वो तभी मिलेगा जब वो व्हाइट स्टेज को पार कर दोबारा से सिल्विया की आवाज सुन पाएगा। वह उसके बाद हम आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। आर्थर बाकी और लोगों से मिलने के लिए जंगल के अंदर जा रहा होता है एंड तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को किडनैप कर कहीं ले जा रहे थे। एंड जब आर्थर ये देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो डिसाइड करता है कि वो उन सबको मार डालेगा, लेकिन वो सीधा उनके ऊपर चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी भी एक बच्चा है।
उसकी जो ये वाली बॉडी है ये अभी भी कमजोर है, तो इसीलिए उसको एक प्लान बनाकर एंड सब्र के साथ काम करना होगा। एंड वो ऐसा ही करता है। वो रात तक का वेट करता है एंड रात हो जाती है जब उसके बाद वो एक एक करके चुन चुन के उन लोगों को मारता है। एंड इस लाइफ के अंदर आर्थर ने पहली बार किसी को मारा है एंड उन सब लोगों को मारने के बाद वो फाइनली उस लड़की को बचा लेता है। हम देखते हैं कि वो लड़की जो है वो एक एल्फ है एंड उसका नाम है टेसिया। एंड टेसिया को ये नहीं पता कि वो घर कैसे जा सकती है एंड इसीलिए आर्थर डिसाइड करता है कि अब वो टेसिया की भी हेल्प करेगा। पर उसके बाद आर्थर एंड टेसिया साथ में बहुत समय बिताते हैं, वो साथ में काफी समय बिता लेते हैं एंड वो इसी टाइम के अंदर काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। वेल वो साथ में कई दिनों तक रहते हैं। कई दिनों के बाद फाइनली वो पहुंच जाते हैं टेसिया के घर तक एंड जिस टाइम वो उसके घर पर पहुंचते हैं तो उसको पता चलता है कि उसकी मम्मी एंड पापा एक्चुअली में उस जगह के राजा एंड रानी है। हाँ, इसका मतलब ये है कि टेसिया एक्चुअली में एक प्रिंसेस है। एंड राजा रानी के अलावा हम एक और बंदे से मिलते हैं जो कि है राजा के पापा, जिसका नाम था विरियन। ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी के अंदर। एंड ये राजा है इलिनोर किंगडम के एंड इलिनोर किंगडम के एंड सेवन किंगडम के बीच में एक बार पहले वॉर हुई थी एंड उस वॉर के दौरान यही राजा थे। तो उसके बाद सब टेसिया से मिलते हैं, आर्थर को थैंक यू बोलते हैं एंड टेसिया फिर आर्थर को पूरा का पूरा महल घुमाती है। बस उसके कुछ टाइम बाद वो सब बैठे होते हैं टेबल पे एंड वो आर्थर से पूछते हैं कि एक्चुअली में बताओ कि क्या हुआ था। वह फिर आर्थर ये महसूस करता है कि वो उसको अभी भी बच्चा समझ रहे हैं एंड इसीलिए वो उनको हर एक चीज बताता है बहुत मैच्योरली। वो सबको बताता है कि टेसिया को कोई किडनैप करके ले जा रहा था, इसलिए उसने सबको मार दिया एंड टेसिया को बचा लिया। लेकिन आर्थर की बात पे अभी भी लोगों को विश्वास नहीं था, क्योंकि भाई वो दिखने में बच्चा है, एक बच्चे ने भी लोगों को मार दिया, कोई विश्वास क्यों करेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो आर्थर को एनालाइज करते हैं, वो मान जाते हैं आर्थर की बात एंड वो बोलते हैं कि तुमने प्रिंसेस को बचाया है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए हमें बताओ। आर्थर बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली से मिलना है जो कि सारे सिटी में रहते हैं, तो क्या आप मुझे वहां तक भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि इनकी किंगडम का जो टेलीपोर्टेशन गेट था वो 7 साल में सिर्फ एक ही बार यूज होता है एंड वो इसको 2 साल पहले यूज कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अगली बार यूज करने के लिए उसको 5 साल वेट करना होगा। लेकिन वो बोलते हैं कि टेलीपोर्ट करके नहीं जा सकते, तो नॉर्मल तरीके से जा सकते हैं गाड़ी वगैरह से। तो वो बोलते हैं आर्थर को कि तुम महल के अंदर कुछ दिनों के लिए वेट करो एंड हम इतने में गाड़ी का प्रबंध करते हैं। एंड उसके बाद आर्थर एंड टेसिया साथ में घूमते हैं पूरे महल के अंदर। वो साथ में घूम ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो उसका दादा होता है ना वीरियस, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बस ये देखना चाहता था कि आर्थर एक्चुअली में कितना स्ट्रॉन्ग है। आर्थर वीरियस के साथ एक डुअल टाइप का कुछ करता है जिससे उसको यकीन हो जाता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड तभी वीरियस उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे डिसिपल बनोगे। एंड ये सुनकर आर्थर शॉक हो जाता है, क्योंकि ह्यूमंस एंड एल्व्स की लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से ह्यूमंस अगर एल्व्स किंगडम के अंदर रहेंगे तो उससे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। लेकिन जो फॉर्मर किंग है वो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं राजा का भी बाप हूँ, मैं चाहूँ तो सब कर सकता हूँ। भाई साहब देख रहे हो टोरा जमा रखा बंदे ने। एंड इसके अलावा फॉर्मर जो किंग है वीरियस, उसको ये भी पता चल जाता है कि आर्थर के पास भी एक बीस्ट विल है। ये पावर फॉर्मर किंग के पास भी है, यानी कि वीरियस के पास। एंड वो उसको बताते हैं कि अगर तुमने इस पावर को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो ये पावर तुम्हें अंदर से ही मार डालेगी एंड इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम इस पावर को कंट्रोल करना सीखो। वेल ये सारी बातें सुनने के बाद आर्थर उसका डिसिपल बनने के लिए रेडी हो जाता है। वो मान जाता है उस किंगडम के अंदर रुकने के लिए। एंड उसके बाद ग्रैंडफादर उसको बताते हैं टेस के बारे में। टेस जो है वो बचपन से ही अकेली है, उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब फेक हैं, इसलिए वो हमेशा लोनली फील करती है। लेकिन आर्थर ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करी है, इसलिए वो उसका सच्चा दोस्त है। एंड इसलिए ग्रैंडफादर उसको बोलते हैं कि तुम हमेशा इसके साथ ऐसे ही बने रहना। वेल जो फॉर्मर किंग है वो आर्थर को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से बात करवा सकता हूँ। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह सुबह जो फॉर्मर किंग है वो आर्थर को, टेस को और बाकी लोगों को एक जगह लेके जाता है। वो उन्हें अपनी एक किसी दोस्त के पास लेके जाता है जो कि आर्थर की मम्मी की तरह ही एक डेविएंट है। वो अपनी पावर को यूज करती है एंड वो आर्थर को बोलते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स के बारे में याद करो, वो सोचो कि वो कैसे दिखते थे। एंड आर्थर अपने पेरेंट्स को याद करता है। वो अपनी पावर की मदद से वाटर के अंदर एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है, जिससे कि आर्थर रियल टाइम के अंदर अपने पेरेंट्स को देख पा रहा था। ऐसे देख ही नहीं पा रहा था, वो अपने पेरेंट्स से बात भी कर सकता था। हम देखते हैं कि आर्थर के पापा एंड आर्थर की मम्मी बहुत उदास है। वो दोनों है तो सेफ, लेकिन अभी भी उनको आर्थर की काफी याद आती है। आर्थर की मॉम एलिस जो कि प्रेग्नेंट है, उनका ध्यान रख रहा है रे, लेकिन फिर भी उन्हें आर्थर की काफी याद आती है। एंड आर्थर के जाने के बाद वो काफी मुश्किल टाइम से गुजरे हैं, लेकिन सडनली वो आर्थर की आवाज सुनते हैं। हाय मॉम, हाय डैड, ये मैं हूँ तुम्हारा बेटा आर्थर। एंड आर्थर की बात सुनकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आर्थर उनको बहुत सारी बातें बताता है एंड वो समझ जाते हैं कि आर्थर अभी जिंदा है एंड वो काफी सेफ है। आर्थर उनको बताता है कि मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, मेरे बारे में फिक्र मत करना, मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आऊंगा।
एंड मेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए आप अपने आप को ब्लेम मत करना। आर्थर की ये सारी बातें सुनने के बाद उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह अपने पेरेंट्स से बात करने के बाद आर्थर रेडी हो जाता है अपनी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग जो कि फॉर्मर किंग देने वाला है उसको, ताकि वो अपनी बीच विल पे कंट्रोल पा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत के घर से अपने महल में वापस आ जाते हैं। महल के अंदर वापस आने के टाइम पर किंग आर्थर को वेलकम करते हैं, सॉरी बोलते हैं कि वो पहले उसके लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि राजा पहले रेडी नहीं था एक ह्यूमन को अपनी किंगडम के अंदर रखने के लिए। लेकिन अब उसको रियलाइज हो गया है कि वो गलती कर रहा था एंड अब उसने आर्थर को एक्सेप्ट कर लिया है एंड वो आर्थर को सॉरी बोलता है। तभी टेस सामने आ जाती है, वो बोलती है अगर आप सच में सॉरी हो तो क्या आर्थर और मैं सिटी के अंदर घूम सकते हैं, मैं उसको सिटी दिखाना चाहती हूँ। और उसके बाद आर्थर एंड टेस सिटी में घूम रहे होते हैं। वो घूमते घूमते अचानक से एक लड़के से टकरा जाते हैं एंड जो लड़का होता है ये एल्फ होता है, क्योंकि भाई एल्फ की किंगडम में तो हर कोई यहाँ पर एल्फ है। लगता है मेरे ऊपर ह्यूमंस के जम्स आ गए हैं। एंड उसके बाद वो लड़का अपनी बाय बाय करने लग जाता है, लेकिन आर्थर उसकी बेइज्जती मार देता है, जिससे कि उसको गुस्सा आ जाता है एंड वो उसको एक डुएल के अंदर चैलेंज कर देता है एंड आर्थर उसके डुएल को एक्सेप्ट कर लेता है। टेस उसका डुएल स्टार्ट कराती है। वो लड़का उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही आर्थर उसको एक घुसड़ में ढेर कर देता है एंड उसके बाद टेस उसका हाथ पकड़कर उसको खींच के ले जाती है एंड उसके बाद वो पूरी सिटी के अंदर घूमते हैं। वो वापस आ जाते हैं अपने महल के अंदर एंड फिर बहुत सीरियस तरीके से आर्थर की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक टाइम स्किप जो कि होता है 3 साल का। आर्थर इन 3 साल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है एंड यहाँ पर ये सीजन 1 खत्म हो जाता है। सो अगर आप जानना चाहते हो कि इसके आगे क्या हुआ तो आप इस वीडियो का लाइक एम जरूर से कंप्लीट कर देना, जो कि है 1000 लाइक्स का। मुझे नहीं पता कि इस पे कितने व्यूज आएंगे, क्योंकि नॉर्मली मैं ऐसी मानवा कवर करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड अगर आप इस मानवा को पढ़ना चाहते हो तो पिन कमेंट जरूर से चेक करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा, जय हिंद, जय भारत। No, my mouse just dropped. तू क्यों मर रहा है भाई? किंग रे मरा वो कम है क्या? भाई गिर गया था। वेल उसके बाद डैमेज ड्रिफ्ट का जो काम था उसमें काफी टाइम लग रहा था एंड वो काम चलते ही जा रहा था एंड इस टाइम एंड दौरान दोनों मिक्स कर दिया मैंने।